Am I audible, guys? Chal. So last lecture we started chemical bonding और हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था आयोनिक बॉन्ड का, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, प्रॉपर्टीज का डिस्कशन बाद में करेंगे साथ में। अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। तो लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि 1916 में लुईस साहब ने कॉन्सेप्ट दिया ऑक्टेट का, ठीक है ना। और ही बेसिकली पोस्टुलेटेड दैट atoms combine and they get stable electronic configuration। stable का मतलब होता है ऑक्टेट, है ना। और उनका एजम्पशन क्या था कि बेसिकली उन्होंने जो वर्ड यूज किए, एक तो कर्नेल, याद है बेटा, और एक यूज किया क्यूबिकल अरेंजमेंट, है ना। क्यूबिकल अरेंजमेंट उनके हिसाब से ऑक्टेट का मतलब यहां पर हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 8 कॉर्नर्स, ठीक है। और कर्नेल का मतलब क्या उन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये टर्म्स आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में आ गया और केवल आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तक रह गए, ठीक है। तो सोडियम और Cl आपस में कंबाइन करते हैं, इनके हिसाब से आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो उसमें जो सोडियम है उसका अगर क्यूबिकल अरेंजमेंट देखें तो दिस बेसिकली सराउंड्स दिस कर्नेल। तो सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो एक ही कॉर्नर जो है वो ऑक्यूपाई होगा। और Cl वाले केस में 7 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई थे। आज जब दोनों मिल जाते हैं तो 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं एंड दैट मींस नोबल गैस वाला ऑक्टेट। ये था। फिर साथ में पैरेलली काम कर रहे थे कौन, याद है ये नाम? हाँ। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जब लूज करेगा मेटल तो कैटायन बनेगा, और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनायन बनेगा। और ये जो लॉस और गेन हो रहा है दैट इज टू गेट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर जो कैटायन एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही है आयोनिक बॉन्ड। तो बेसिकली ये लुईस और कॉसेल, ये दोनों लोगों ने मिलकर के क्या एक्सप्लेन किया बेटा? आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। लुईस साहब ने कंटिन्यू रखा अपना जो कॉन्सेप्ट है क्यूबिकल अरेंजमेंट का, वो F2 हो गया, Cl2 हो गया। अब ये जो कोवेलेंट 1919 में लैंगमुइर, प्रोनाउंस तुम लोग कर लेना, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ये डिस्कार्ड कर दिया जो क्यूबिकल अरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। ये फिर लेकर के आए ऑक्टेट रूल का ही कॉन्सेप्ट लिया, बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो बोला गया कि एटम्स कंटिन्यू टू फॉर्म बॉन्ड्स until they get how many electrons in outermost shell? 8, ठीक है। तो एक नोट लिखिएगा बेटा, लिखिएगा इसमें according to Langmuir atoms combined with one another by sharing of electrons. Atoms combine with one another by sharing of electrons in their valence shell.
in their valence shell, so that combining atoms attain nearest noble gas electronic configuration. Nearest noble gas electronic configuration in their valence shell. Nearest noble gas electronic configuration in their valence shell. ठीक है, आप हाँ आप चाहो तो इसमें मतलब एक ही चीज है, बट ये एक्चुअली सब ऑक्टेट रूल करके भी नीचे आप ऐसे सेम ही चीज एक्चुअली लिखना है, बट सिलेबस के हिसाब से चीजें लिख कर रखनी है कि कुछ छूट ना जाए। लिखिएगा ऑक्टेट रूल क्या कहता है यहाँ पर, एटम्स कंटिन्यू टू फॉर्म बॉन्ड्स, atoms continue to form bonds until they have made up an octet of electrons. An octet of electrons. And for hydrogen it is doublet. लास्ट लेक्चर मैंने लिखाया भी था, फुल स्टॉप, ये तो मैंने अलग से लिखा दिया। लिखिएगा जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अंडरलाइन कर लो, आपने लिखा था ना ऊपर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको अंडरलाइन कर लो और लिख दो सच टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड कोवेलेंट लिंकेज और कोवेलेंट बॉन्ड। सच टाइप ऑफ लिंकेज is called covalent linkage or covalent bond. Compounds formed by this mechanism are called covalent compounds. Compounds formed by this mechanism are called covalent compounds. देखो आप जैसे केसेस ले सकते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर केस कंसीडर किया लेट अस से F2 है ना, तो F2 में अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज F और F एटम्स कंबाइन कर रहे हैं है ना, तो F2 का F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5, यही तो है। और यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। तो ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो बेसिकली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो हैं एक शेयरिंग करते हैं ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड पेयर। अब बाकी जो होंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज अब इसमें 8 हो गए, पहले क्या थे बेटा, यहाँ पर 2 2 2 7 थे, तो अब यहाँ पर टोटलिटी में देखेंगे तो 6 तो ये पहले से ही है। अब ये दोनों काउंट किए जाएंगे इसके लिए, यानी आप इसमें भी काउंट कर रहे हो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस न्यूक्लियस के लिए भी काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये F2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इस तरह से आपने दिखाया। और O2 में आपने सेम वे में 1s2 2s2 और 2p यहाँ पर 4 दिखाया, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन लिखा 1s2 2s2 और 2p, यहाँ पर भी 4 लिखा, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे।
बाकी इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रखेंगे, तो आप यहाँ पर इनके 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा दोगे, और इन दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाओगे इस तरह से। तो अगर यहां पर देखा जाएगा तो हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर बेटा, यहाँ पर तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हो गए। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास इस तरह से ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पेयर के फॉर्म में, इनको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर को दो वेज में लिख रहे हैं, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर पेयर के फॉर्म में तो उसको लोन पेयर बोल रहे हैं। तो यहां पर आपका 2 बॉन्ड पेयर आ गया और हर एक ऑक्सीजन पे यहाँ पर 3-3 लोन पेयर है। ठीक है, अब ये जो है ये जो एक बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा अगर 2 एटम्स के बीच में तो उसको सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। यहां पर इसको क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं कि आपने ये सब लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा, बट कोई भी ऐसी चीज हम छोड़ना नहीं चाहते, हर एक डिस्कशन कर कर रखेंगे। अब यहाँ पर इसी को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, N2 लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाना है। तो N2 के लिए हम लिखेंगे N, 1s2, 2s2 और 2p3, 1s2, 2s2, 2p3। अब यहां पर देखेंगे तो आपके आउटर मोस्ट शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ रहे हैं। देन ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व करेंगे हर एक एटम, और बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे? मेरे ख्याल से 3 तो इधर चले, एक ही बच जाएगा ना, तो ये तो एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत यहाँ पर इस तरह से नहीं। तो यहाँ एक ही बचेगा, इसके पास भी एक ही बचेगा। तो ये बस बॉन्डिंग यहाँ पर दिखा दी हमने। तो यहाँ पर हम लोग वो क्या बोलेंगे बेटा? ये जो एन के बीच में यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, और हर एक नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम लोग नाम देंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 3 मैंने एग्जांपल्स लिए। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो एक बॉन्ड पेयर के साथ हो सकता है, 2 बॉन्ड पेयर के साथ हो सकता है, और 3 बॉन्ड पेयर के साथ हो सकता है। इसको लिखो बेटा।
हो गया बेटा? अब यहाँ पर एक नोट लिखिएगा रिगार्डिंग कोवैलेंसी। जैसे वहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी हमने डिफाइन की थी जब आयनिक बॉन्ड किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लूज या गेन करेगा फॉर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए उसको कोवैलेंसी कहते हैं। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the number of electrons which an atom contributes for sharing in a covalent bond, atom contributes for sharing in a covalent bond is called its covalency, is called its covalency। तो जैसे कि यहां पर F की कोवैलेंसी कितनी होगी बेटा? 1 होगी। यहां पर ऑक्सीजन के लिए कितनी हो जाएगी? 2। नाइट्रोजन की यहां पर कितनी हो जाएगी? 3। तो ये एग्जाम्पल सिंपल वाले हैं। अब अपने सिलेबस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एलोट्रॉपिक फॉर्म है फास्फोरस, मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो P4 फॉर्मूला लिखे, मॉलिक्यूलर वे में एग्जिस्ट करता है। इसको, ये व्हाइट फास्फोरस है। कई सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे पी ब्लॉक तो बात करेंगे, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस। P4 एग्जिस्ट कैसे करता है? ये टेट्राहेड्रल वे में 4 फास्फोरस आप इस तरह से रख दो और इनको सबको कनेक्ट कर दो, ये फास्फोरस है, P4 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये इसमें अगर हम ये बोले कि आपसे कि कोवैलेंसी फास्फोरस की क्या होगी तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? 3 होगी, है ना। 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं ना, 3 होगी। अच्छा, एक और हमने टर्म डिफाइन किया था, बिकॉज लोअर क्लासेस में ऐसा डिफरेंस समझ में नहीं आता। ऑक्सीडेशन नंबर याद है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस क्या होगा तो आंसर क्या दोगे? हाँ, 0 हो जाएगा। बिकॉज अगर आप आयंस के फॉर्म में ब्रेक करके उसमें जो रेजिडुअल चार्ज आएगा उसको अगर देखोगे तो बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डिफरेंस 0 है तो यहाँ पर 0 चार्ज आएगा, इसलिए एंड में हम यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिख देंगे। ये है। इसी तरह से सल्फर, रोमिक सल्फर जो है वो S8 करके एग्जिस्ट करता है ना। और ये क्राउन वे में रहता है। ऐसा यहां पर है, 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 यहां पर है। क्राउन स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर इसको पकर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहां पर कोवैलेंसी कितनी होगी? 2 और ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये 2 लिख लो बेटा। ऐसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो जितनी भी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक की स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो हम अभी से करना शुरू कर देंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि किसी मोमेंट पे आप जब तक आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे तब तक जो है काफी सारी चीजें आपको ऐसे ही याद हो गई होंगी।
तो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे या पकड़ रिंग स्ट्रक्चर? हो गया? चलिए अभी एक हेडिंग डालिएगा बेटा, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद न्यूक्लियर डिस्टेंस in the formation of bond. ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में H और H एटम्स हम पिक करेंगे, ठीक है, H और H एटम्स पिक करेंगे। तो अगर मैं इसको पहला H ले लेता हूं तो उसका अपना न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, ये होगा। और इसके अलावा या यहाँ पर, हाँ, तो इसको ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना देते हैं और दूसरा यहाँ पर न्यूक्लियस होगा दूसरे हाइड्रोजन का और उसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। तो एक तो अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है, न्यूक्लियस का रिपल्शन है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये न्यूक्लियस का रिपल्शन है और ये इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन है। जो भी लाइक चार्जेस वाले हैं वो रिपेल कर रहे हैं। फिर दूसरा यहां पर आप दिखा सकते हो, ये जो इसका न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो यहां पर हम दिखाएंगे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, और इधर वाला न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे डिजाइन बनाते हैं ना, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, ठीक है। ये फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब सिस्टम जो है, अब इसमें जो नेट है वो नेट जो है अट्रैक्शन हो सकता है और नेट जो है वो रिपल्शन हो सकता है, ठीक है। अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी, सिस्टम स्टेबलाइज करेगा, और अगर रिपल्शंस डोमिनेट करेंगे तो फिर सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, सिस्टम डिस्टेबलाइज करेगा। अब इमेजिन करिए कि एटम्स जो हाइड्रोजन के हैं वो बहुत दूर हैं, इंफिनिटी में है। अब उनको वहां से हम लेकर आ रहे हैं, तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, अभी मैं सब आपको लिखा दूंगा, आप केवल सुनते रहिए। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस में है तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है ना। और इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी एज अ सिस्टम, उसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, जीरो।
फिर क्या कर रहे हो कि एटम्स को आप पास में ला रहे हो। एटम्स को पास में लाओगे तो बेसिकली जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है। देखो ग्राफिकली भी तुम्हें समझ में आएगा, तो अब ये ग्राफ ड्रॉ भी करना है आपको कि जैसे ही आप एटम्स को पास ला रहे हो सिस्टम बेसिकली स्टेबलाइज हो रहा है। ध्यान से देखो, तो स्टेबलाइज क्यों हो रहा होगा, उसका रीजन हम क्या दे रहे हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं। एक स्टेज के बाद यहां पर जैसे ही आप पहुंचे तो ये मतलब है कि ये मिनिमम एनर्जी है सिस्टम, ये मिनिमम एनर्जी, इससे नीचे वो नहीं जा रहा है। तो ये मिनिमम एनर्जी है, यानी यहां पर ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन किया है इसने, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, या फिर हम इसको लिख रहे हैं मिनिमम एनर्जी। इससे कम एनर्जी आप नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें कि इसको और नजदीक लाएं तो डिफॉर्मेशंस होंगे। फिर क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस रिपल्शन है ये डोमिनेट करेगा। सडनली देखो आपको ये ऊपर चला गया। ठीक है, यानी एनर्जी बढ़ गई। तो वो जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी का डिस्टेंस है, मिनिमम एनर्जी का जो डिस्टेंस है, उसको आपने नाम दिया बॉन्ड लेंथ। तो आप बोलोगे कि ये वो पॉइंट है जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, या ये वो पॉइंट है जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी वो जो दो एटम्स हैं वो अचीव नहीं कर सकते। यहां पर आ गया मतलब H2 मॉलिक्यूल बन गया। समझ गए बेटा? तो इसके लिए एक नोट लिखो, 2-3 पॉइंट्स में लिखाऊंगा, इसमें लिखिएगा। ये कॉपी चाहो तो पहले कर लो, ये जो सामने लिखा है ना इसको कॉपी कर लो, फिर मैं पॉइंट वाइज चीजें लिखा देता हूं। ग्राफ भी आप बना सकते हो। नेट रिजल्ट जो है फोर्सेस का, दैट कैन बी अट्रैक्टिव, दैट कैन बी रिपल्सिव। तो उसमें हम लोगों ने क्लियरली बोला है कि नेट रिजल्ट अगर अट्रैक्शन है तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है, यहाँ सिस्टम का मतलब यहाँ पर 2 एटम्स टुगेदर। ठीक है ना, तो अगर एनर्जी जो है नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डोमिनेट करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और अगर रिपल्शंस होंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, और एनर्जी जो है वो सिस्टम की बढ़ जाएगी, कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगा। पॉइंट्स में बोलूं? बोले? चल लिखो बेटा। इनिशियली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ H2, है ना, बिकॉज H2 में एक बॉन्ड है, बस उसी की बात करें, इक्विवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की, है ना।
Initially, when H atoms lie far away, say at infinite distance from each other. Far away, bracket में लिख सकते हैं infinite distance from each other. There is no electrostatic interaction. There is no electrostatic interaction. Energy of the system is arbitrarily taken as zero. Energy of the system मतलब दो H atom, is arbitrarily taken as zero. Next point, as two H atoms are brought closer and closer, two H atoms are brought closer and closer, the electrostatic potential energy goes on increasing. Electrostatic potential energy goes on decreasing. ऐसा करके लिए increasing, decreasing. Electrostatic potential energy goes on decreasing because attractive forces go on becoming more and more dominant. More and more dominant. आगे लिखिएगा, the decrease of potential energy continues till a certain minimum value. Till a certain minimum value. If the atoms are brought still closer, the potential energy shows a sharp rise. Due to repulsive forces, between the two nuclei. Bracket break देना, at such small internuclear distance, repulsive forces are dominant. The formation of covalent bond, next point करके लिखिएगा, the formation of a covalent bond, takes place at the point which corresponds to minimum in the potential energy curve. Corresponds to minimum in potential energy curve. This is the minimum distance
This is the minimum distance up to which two nuclei, two atoms can be brought together. Nuclei लिख दो, atoms लिख दो, can be brought together before repulsive forces become dominant. And this minimum distance is called bond length. हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.74 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0.74 एंगस्ट्रॉम या 74 पिकोमीटर लिखा होगा। बॉन्ड एनर्जी वैल्यू भी चाहे तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन के लिए -458 किलो जूल पर मोल। ठीक है, -458 -458 माइनस लिख रहे हैं बेटा बिकॉज सिस्टम इज हाईली स्टेबल। तो अगर तुम्हें बॉन्ड तोड़ना है तो इतनी एनर्जी H2 को देनी पड़ेगी तुम्हें। तो यहां देखो हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ डिफाइन किया, हम लोगों ने यहां बॉन्ड एनर्जी की भी बात कर ली कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट बॉन्ड। अगर हम थर्मोडाइनेमिक टर्म में बात करेंगे आगे चल करके तो हम लोग डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी करके या बॉन्ड एंथैल्पी करके लिखेंगे, फिर हम लोग उसको किलो जूल पर मोल इस तरह से डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने जो आपको वैल्यू दी है -458 किलो जूल पर मोल, वो एक्चुअली बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू है। थर्मोडाइनेमिक वे में उसको डील करते हैं। ये पेज हटा दे बेटा। चलो अब आते हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और इसकी जरूरत थ्रू आउट पड़ेगी आपको। हेडिंग डालिएगा बेटा। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट ऑफ कोवैलेंसी। बहुत सारा डिस्कशन करेंगे आज, थोड़ा डिस्कशन इसका करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मेनली इसका डिस्कशन और मतलब डिटेल्ड वे में करने वाले हैं। अभी के लिए थोड़ा बिकॉज शुरुआत है तो हल्का हल्का से समझेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। तो टर्म देखो बेटा, ये लिखा हुआ है ओवरलैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑर्बिटल ओवरलैप, ऑर्बिटल ये क्या होता है? ये बेसिकली वेव फंक्शन है, याद है? वेव फंक्शन है ना, वेव फंक्शन है। आप S लिखते हो, P लिखते हो, D लिखते हो, F लिखते हो। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें क्या होता है कि जब आप एटम्स को पास लेकर आ रहे हो और वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो बेसिकली उनके जो ऑर्बिटल्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, दे एक्चुअली ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है ना, कि तुम आए और एक और कोई बंदा आया, तुमने हैंडशेक किया, दोस्ती शुरू हो गई। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, देखो मैंने यहां पर शो भी किया हुआ है। SS ओवरलैपिंग यहां पर दिखाई है मैंने, PP ओवरलैपिंग दिखाई है यहां पर मैंने, S और P ओवरलैपिंग दिखाई है, फिर PP ओवरलैपिंग। ये सब इतनी अलग अलग क्या हैं? तो इसको ऐसे समझो
मैं पी ऑर्बिटल्स वाले केस को कंसीडर करता हूं थोड़े टाइम के लिए, है ना, पी ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली जब आप बोलते हो, मान लीजिए कि आप दो केसेस कंसीडर करते हैं, है ना, जैसे फ्लोरीन का ही केस कंसीडर कर लो, है ना, फ्लोरीन का ही केस कंसीडर कर लो। तो फ्लोरीन के केस में क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p कितना था 5, और यहां पर 1s2 2s2 2p5। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पर आपको 2s दिख रहा है और 2p ऑर्बिटल दिख रहा है, 2s दिख रहा है और 2p ऑर्बिटल दिख रहा है। अगर मैं इसी के लिए केवल ड्रॉ करूं तो अगर मान लीजिए 2s ऐसे दिखा रहे हो, 2p के लिए बिकॉज p ऑर्बिटल px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है। Am I clear? तो तीन ऑर्बिटल्स को इसमें शो करना है। तो ये मान लीजिए कि आपने pz ले लिया, तो आपका px कैसे होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाएंगे px py pz को। तो ये मान लीजिए कि आपने लेट अस से px दिखा दिया, तो ये आपका py हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब इसमें जो 2s है उसमें आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में आपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ठीक है। अब ये जो, बिकॉज अगर आप इसका बॉक्स डायग्राम बनाओगे तो p वाले में क्या होगा बेटा, ऐसा ही आएगा, है ना, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो pz में डाल दिया हमने ऐसे, और जो px py है उनमें आपने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। कोई प्रॉब्लम? नो। अब इसी तरह से जो दूसरा एफ एटम होगा उसकी भी बात करेंगे, उसमें भी सेम वे में होगा, उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसमें भी सेम मैनर में। अब देखो डिजाइन देखो, यहां पर जो, हाँ, यहां पर हमने इस तरह से डिजाइन बनाया है, देखो यहां पर भी आप 2s दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये आपका x हो गया, pz पहले इधर दिखा देते हैं, ये pz में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा बोला गया इस कॉन्सेप्ट के हिसाब के से, जब एटम्स पास में आएंगे उनके ऑर्बिटल्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ओवरलैपिंग होगी, उस टाइम पर बेसिकली इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओवरलैप होने के बाद जो उनका यूनियन बनेगा उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर इस ऑर्बिटल में आपने पॉइंटिंग अप रखा है तो यहां पर क्या रखना पड़ेगा बेटा, पॉइंटिंग डाउन, है ना। और बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पर आपने रख दिया, यहां पर रख दिया, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स 2s वाले। अब इन दोनों के लिए ओवरलैपिंग दिखानी है ना, इन दोनों की ओवरलैपिंग दिखानी है। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग देखो इस तरह से दिखाई गई है, ठीक है। कि आपने बस ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आप जो है एक्सियल ओवरलैपिंग इसको बोल सकते हो। मैं भी सब लिखाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, अभी आप केवल सुनते रहो। एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग यहां हुई, ठीक है। एक्सियल ओवरलैपिंग बोल सकते हो इसको आप, इसको जो है एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोल सकते हो, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकते हो। ये टर्म्स सारे आपको पता होने चाहिए, है ना। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं आपको नोट्स के टाइम पर बताता था, है ना, कि कहने के लिए हम जो है रेडियल नोट लिख रहे हैं, बुक्स में भी ज्यादातर मिलता है, फिर अचानक से स्फेरिकल नोट पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो गए, है ना। तो इस तरह से नाम आपको पता होने चाहिए अलग अलग। उसी तरह से यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग बोल दो, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल दो, एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोल दो, ये एक टाइप की ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। और इसके बीच में जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हमने पहले ही बना रखा है, वो बॉन्ड कौन सा होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड, याद है? यस। ये हमने जो बॉन्ड शेयरिंग के बेसिस पे सिंगल बॉन्ड बताया था, और यहां केवल एक ही बॉन्ड बन रहा है। अब ओवरलैपिंग वाले कॉन्सेप्ट पे जब जाते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमने एक्सियल ओवरलैपिंग कराई। अच्छा, आप ध्यान से देखो, हमने pz वाला जो है ना
वो हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसको बोल सकते हैं। ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो ये जो जेड एक्सिस है उसको ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानकर चलते हैं। जेड एक्सिस को हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानकर चलते हैं। याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम बोलते आ रहे हैं कि एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग जेड एक्सिस को, याद रखना। लेकिन वो क्वेश्चंस में अगर बदल देता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल करके कि अगर उसने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बदल दी तो तुमको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग अलग अलग करनी पड़ेगी। अब ये जो एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है ना, इससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या नाम देते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड नाम देते हैं, सिग्मा बॉन्ड नाम देते हैं। ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इसी तरह से जो है जब आप ये सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हमने देख ली, इसी तरह से दूसरा केस हम अभी लेने वाले हैं O2। O2 वाला केस मैं अभी यहां ड्रॉ करूंगा। O2 वाले केस में क्या होगा, O2 वाले केस में क्या होगा, बिकॉज उसमें जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 और यहां पर आता है 2p4, और इसको जब आप बॉक्स डायग्राम बनाकर दिखाते हो 1 1 1 और यहां 2, तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2। तो जब O के दो एटम्स आएंगे, जब O के दो एटम्स आएंगे और O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो दो ऑर्बिटल्स इंटरैक्ट कर रहे होंगे, दो दो ऑर्बिटल्स। अब होगा क्या बेटा, एक जो लेटर से पीजेड पीजेड वाला तो ऐसे इंटरैक्ट करेगा, राइट, क्योंकि वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में जेड एक्सिस में फॉल कर रहा पीजेड पीजेड। लेकिन जो दूसरे ऑर्बिटल्स हैं पी, वो तो परपेंडिकुलर है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि दो इंटरैक्शंस इस वाली स्टाइल वाले हो जाएं? पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल है। अभी जेड वाला ऐसे आ रहा है और पीएक्स वाले तो ऐसे हैं ना, या पीवाई वाले ऐसे होंगे। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? तो वो कभी भी ऐसा इंटरैक्शन दो नहीं दिखा पाएगा, ये एक ही होगा, एंड दैट वी हैव कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड। फिर उसके बाद दूसरे जो इंटरैक्शंस होंगे वो ऐसे होंगे, ये ऐसे। इसको साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं या लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो उससे देखो यहां पर दिखाया भी है, मैं अभी इसको जब आप कॉपी कर लोगे बाद में मैं O2 का दिखाऊंगा और N2 का दिखाऊंगा इसी तरह से। अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना ओवरलैपिंग, इसको साइडवेज ओवरलैपिंग कहते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। और इससे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको नाम देते हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां पर हमने ओवरलैपिंग के बेसिस पे दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड देखे, एक एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और एक साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। एक नोट लिखो ये कॉपी करने से पहले, लिखिएगा according to orbital overlap concept, according to orbital overlap concept, formation of a covalent bond results from the coupling of electrons with opposite spins, belonging to orbitals of outermost shells of two atoms
Orbitals of outermost shells of two atoms. The orbitals which contain such unpaired electrons, orbitals which contain such unpaired electrons are said to overlap with each other, so that the electron pair now belongs to both the orbitals. So that the electron pair now belongs to both the orbitals. The greater the extent of overlapping, of the orbitals, the stronger is the covalent bond. The stronger is the covalent bond. ठीक है? Yes, sir. तुमने देखा होगा ना आजकल की दोस्ती जो होती है उसमें वो पहले क्या होता था, प्रॉपर तरीके से ऐसे हैंड शेक करते थे, है ना, खूब टाइटली होल्ड करके. अभी थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाते तो बस ऐसे टच करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग और भी हीरो वो ऐसा कुछ तो करेंगे, फिर कुछ तो खाली ऐसे फिंगर एक दिखाएंगे, बस हो गया. समझे ना? नहीं तो आप जो है जिस एक्सटेंट से फ्रेंडशिप दिखा सकते हैं इस तरह से, तो इतने, ये तो हैंडशेक हो गया, फिर इससे ऊपर जाते हैं, हक करते, गर्दन टेढ़ी मेढ़ी ऐसे लपेट दिया. कैन यू इमेजिन? ये है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बड़ा स्ट्रांग होगा. अब तुम देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड आपने बनाया इसकी बात कर रहे हैं, इसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये एक्सियल हो रहा है कि तो दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सेस के अलोंग है, तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग का जो चांस मिलेगा वो इनको ही मिलेगा. बाकी ये कैसे हैं? साइडवेज वाले. साइडवेज का मतलब है कि होता है ना, जैसे वो उधर से आया तुम इधर से, और ऐसे बस कंधा ऐसे टिका दिया, हो गई दोस्ती, वहां पर उतना ही है बस. तो यानी कि ये इसमें जो ओवरलैपिंग है और इसमें जो ओवरलैपिंग है, दोनों में किसमें बेटर ओवरलैपिंग होगी बेटा? सिग्मा बॉन्ड में. इसीलिए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. तो पहले आप सिग्मा बॉन्ड क्या है उसके लिए नोट लिखो बेटा, लिखिएगा सिग्मा बॉन्ड क्या है. When a covalent bond is formed by overlapping of orbitals along the same axis, ब्रैकेट में लिख देना, preferential treatment is given to Z axis. Z axis is considered as internuclear axis. क्या बोलते हैं? Internuclear axis. Then bond formed is known as sigma bond. Bond formed is known as sigma bond. We may also say this as end-to-end overlapping, or head-on overlapping. End-to-end overlapping और हेड ऑन ओवरलैपिंग. ठीक है, अब पाई बॉन्ड के लिए लिखिएगा. ओके,
Okay. When a covalent bond is formed by bond के लिए बता रहा हूं, when a covalent bond is formed by sideways overlapping, sideways बोल दो, sidewise बोल दो, lateral overlapping बोल दो. When a covalent bond is formed by sideways overlapping of the two half-filled orbitals, it is called pi bond. It is called pi bond. अब ये सामने जो है उसको कॉपी कर लो बेटा. इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, यही पूछ रहे हो? देख लिया बेटा? एक मिनट. F2 का लिख लो, O2 का मैं अभी नीचे लिखूंगा तब कॉपी करना. ये जो भी यहाँ पर लिखा हटा दें. अभी जैसे ऊपर देखो एसएस की ओवरलैपिंग का भी मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो उसका एग्जांपल आप ले सकते हो H2, है ना, H2 मॉलिक्यूल. तो H2 मॉलिक्यूल की जब बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, इसका भी 1s1 है ना, और s ऑर्बिटल आप ऐसे दिखा सकते हो. ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया, दूसरे वाले के लिए इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया, फिर इनकी ओवरलैपिंग दिखा दी और दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐसे डरा दी. तो ये H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया. ये SS ओवरलैपिंग हो गई आपकी. ठीक है, तो H2 का जो सिंगल बॉन्ड है वो आपका एक्चुअली SS ओवरलैपिंग का सिग्मा बॉन्ड है. और कौन से s ऑर्बिटल? 1s 1s ओवरलैपिंग.
चलो ये भी हटा दें, कॉपी फटाफट करिए, बहुत सारी चीज मैं आपको लिखाता हूँ, आप भी लिखते लिखते थक जाते होगे, लेकिन जब मार्क्स आएगा तो खुशी भी होगी। चलो अब इसमें आप अगला लिखिए HF मॉलिक्यूल। हम ये दिखा रहे हैं अभी कि एक S और एक P, क्योंकि देखो PP वाला कवर कर लिया हमने, है ना, SS वाला कवर कर लिया, SP वाला देखते हैं। तो HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो HF मॉलिक्यूल में ये तुम्हारा H वाला जो होगा वो 1s1 वाला हो गया, और इसमें 1s2 2s2 2p5 वाला केस था ना ये। तो अब इसका अगर बॉक्स वाला डायग्राम बना ले, उससे आइडिया लग जाता है अपने को। ये तो इसमें आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप ओवरलैपिंग दिखाओगे तो ये आपने 1s यहाँ पर लिख दिया है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाया है, तो इस वाले में आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखा दोगे, और फिर इसके बाद जब ओवरलैपिंग हो जाएगी तो ये इस तरह से आपने दिखाया और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए, है ना। ये आपको देखो दिख रहा है, ये HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। हो गया। ये हो गया HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अब यहां पर देखो, सिग्मा बॉन्ड हमने SS ओवरलैपिंग वाला देख लिया, सिग्मा बॉन्ड हमने PP ओवरलैपिंग वाला देख लिया, सिग्मा बॉन्ड हमने SP ओवरलैपिंग वाला देख लिया, है ना। ये सारे तीनों के तीनों क्या है बेटा, यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब जरा O2 मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। तो O2 मॉलिक्यूल में दो आपने लिए, फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, 1s2 2s2 और 2p4। इधर भी 1s2 2s2 2p4, और बॉक्स डायग्राम अगर इसका बना दें तो 1 2 3 4 ये दिखाया, यानी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। तो इसके लिए भी बॉक्स डायग्राम वैसा बना सकते हैं। ठीक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, तो आप जो है सबसे पहली चीज है कि एक तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लोगे। ये पहले आपने जो ओवरलैपिंग दिखाई है वो स्ट्रॉन्गर वाली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो पहले मान लीजिए किसी भी ऑक्सीजन के लिए आप ऐसे बना सकते हो, 2s बनाया, और ये आपने PZ दिखा दिया, ये 2s था, और उसके बाद ये आपने इस तरह से लेटर से PX और ये PY दिखा दिया, है ना। ये दोनों ऑक्सीजन के लिए इसी तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाया, इसको पूरा भर दिया और S वाला पूरा भर दिया। कोई कंफ्यूजन बेटा? नो। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले को भी ऐसे ही बना लेते हैं। यहाँ पर ये 2s दिखा दिया, और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यानी ये हम दिखाते हैं Z वाला। तो ये इसका PZ हो गया, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में डालेंगे जब ओवरलैपिंग करा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं ये PX हो गया, और ये वाला PY हो गया। PY वाले में दो इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला आपने अपोजिट स्पिन इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पर 2s में दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब हमने सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग तो ऐसे दिखा दी, और जो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग है उसके लिए हम इस तरह से बना देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो PX PX जो है, जो PX PX है, ये ओवरलैपिंग से आपको पाई बॉन्ड मिल रहा है, और PZ PZ ओवरलैपिंग से आपको सिग्मा बॉन्ड मिला O2 मॉलिक्यूल में। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? ये तो इसको आप कॉपी कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा फ्लॉ है, पहले कॉपी कर लो फिर बात करते हैं।
ड्रॉ कर लिया? अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो, है ना, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, बॉन्ड फॉर्मेशन देख लो, सब अच्छे से देख लो। और अगर तुमसे मैं पूछूं कि बेटा ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा या डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा? तुम क्या गेस करोगे? डायामैग्नेटिक है ना, क्योंकि ये जब मॉलिक्यूल बन चुका तो जो कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए? पेयर्ड। बात समझ में आई बेटा? हाँ। अब जब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया तो O2 पैरामैग्नेटिक निकला। O2 क्या निकला बेटा? पैरामैग्नेटिक निकला। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो कॉन्सेप्ट आए। एक लिनेट्स डबल क्वाड्रेट अप्रोच बोलते हैं और एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ये अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये तो टफ पार्ट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी अभी तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन चल रहा, अभी रियल केमिकल बॉन्डिंग में पहुंचे कहाँ हो तुम लोग? होता ना शुरू में जैसे तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में टला रहे थे, वो शुरुआत वाला रदरफोर्ड, बाद पे जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पहुंचे तब प्रॉब्लम होने लगी। उसी तरह से यहाँ पर तो O2 बाकी सब में एक्सप्लेनेशन परफेक्ट हो जाता है। H2 डायमैग्नेटिक हो गया, N2 का भी एक्सप्लेनेशन देंगे, वो भी सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होते हैं। O2 के साथ ये फंस गए, ठीक है, तो साइंस यहाँ पर फेल हो रही है। तो दो मेथड्स आए, दो कॉन्सेप्ट्स आए जिससे हमने O2 की पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन किया। लिनेट्स डबल क्वाड्रेट अप्रोच बोलते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडवांस्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम आप लिख लो और ऐसा लिख दो कि दिस थियरी फेल्स टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 because with this concept we are getting O2 as diamagnet, which is not true, and this was explained by these two concepts which we will discuss later. ऐसा करके लिख लो। Guys, so I was saying कि आप N2 मॉलिक्यूल लिखेगा, और हमने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था उसमें ये था कि हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाया था N और N के बीच में, राइट ना? अब ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को देखते हैं यहाँ पर। तो जो नाइट्रोजन पहला है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, यहाँ पर 1s2 2s2 2p3। अगर किसी भी एक के केस में हम बॉक्स वाला स्ट्रक्चर बना लें तो ये पता चल जाएगा हमको कि यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इसीलिए आपको ये 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो जो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग करते कैसी वाली हैं। तो जैसे आप नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर ये 2s दिखा दो, और फिर ये आपके ऑर्बिटल्स आपने दिखा दिए, इसको आपने pz बोल दिया है, इसको px बोल दिया, इसको py बोल दिया है। pz पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 भर दिए 2s में, है ना। फिर इसके बाद इसी तरह से दूसरा वाला जो नाइट्रोजन होगा उसमें भी ये 2s आपने बना लिया, है ना। ये आपने दिखा दिया px, ये आपने दिखा दिया py, और जो pz है उसको आपने ये ओवरलैपिंग इस तरह से दिखाई, है ना। तो आप अपोजिट स्पिन दिखाएंगे यहाँ पर, और ये भी आपने इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। अब पाई बॉन्ड जो है, आप इसको ऐसे समझो कि जो पहला pz वाला है वो ऐसी बॉन्डिंग हो रही है बेटा, ये वाली, राइट। ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई pz वाली। अब जो px है, मान लीजिए px ऐसा है ये, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी px की। py कैसा होगा, ऐसा, क्या विजुलाइज कर पा रहे हो, राइट ना। py ऐसा, एक ओवरलैपिंग वहां साइडवेज हुई, एक px की ओवरलैपिंग हुई, और ये आपकी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। तो अब हम 2 पाई बॉन्ड दिखा रहे हैं, एक ये वाला, ये ओवरलैपिंग दिखाई हमने, और एक ये वाली दिखाई, कलर अलग कर देता हूं मैं, ये मैंने आपको py की ओवरलैपिंग दिखाई, ये मैंने आपको py की ओवरलैपिंग दिखा दी। तो हमारा यहां पर py से हमारा बना एक पाई बॉन्ड, ये साइडवेज ओवरलैपिंग से लैटेरल ओवरलैपिंग। फिर px से हमारा एक पाई बॉन्ड बना, दैट इज अगेन साइडवेज ओवरलैपिंग। और एक बॉन्ड बन रहा है pz से, जिसको आप सिग्मा बॉन्ड कह रहे हो, और ये कैसा है बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो यहां पर 3 बॉन्ड्स आपको बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इतना सारा एनालिसिस करने का जो कंक्लूजन है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। क्या बात समझ में आई थोड़ी बहुत? कॉपी कर लो इसको। चलो ये हो गया। अब यहीं पर लिख लेना बेटा, हमने ऑलरेडी वैसे लिखा हुआ है रिलेटिव स्ट्रेंथ सिग्मा एंड पाई का, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो शायद मैंने लिखाया नहीं लेकिन बता दिया था। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड लिखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, strength of a covalent bond depends upon the extent of overlapping of half-filled atomic orbitals, extent of overlapping of half-filled atomic orbitals. The extent of overlapping between atoms, the extent of overlapping between atoms is always
greater is always greater when there is end-to-end overlapping. When there is end-to-end overlapping, that means axial overlapping. Axial overlapping. Hence, a sigma bond is stronger than, hence, a sigma bond is stronger than a pi bond. Hence, a sigma bond is stronger than a pi bond. ठीक है, अब देखो हम लोगों ने, बिकॉज सिलेबस वाइज हम जब डील करते हैं तो हम उसमें सिग्मा और पाई ही पढ़ते हैं. एक और बॉन्ड है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वैसे पढ़ेंगे, दैट इज डेल्टा बॉन्ड. इसके साथ साथ और बहुत, इसमें 4 लोब्स जो हैं डी ऑर्बिटल्स के वो ओवरलैप करते हैं. जैसे जो पी ऑर्बिटल्स के लिए बोला तो 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, उसी तरह से वहां पर 4 लोब्स की बात करेंगे. और उसके अलावा डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, फिर किसके बीच में हमने अभी देखो डिस्कशन नहीं किया है बहुत सारा कि एस और पी के बीच में क्या पाई बॉन्ड बनना चाहिए, राइट ना, तो वो नहीं बनता है, उसकी बात करेंगे हम लोग. तो ये जो डेल्टा बॉन्ड से रिलेटेड है, प्लस इसमें अभी हम लोग बड़ा सिंपल तरीके से डील किया है. ठीक है, फिर हम लोग अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में ये डेल्टा बॉन्ड के डिस्कशन से पहले वो सब भी करेंगे, शेप्स वगैरह बताऊंगा आपको जो ऑलरेडी हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं. फिर जो, बिकॉज ये वेव फंक्शंस हैं, वेव फंक्शन, तो हम प्लस माइनस लोब्स में लिखते हैं. अगर एक्स एक्सिस है, मान लीजिए कि आपने लेट्स से पी एक्स दिखाया, तो पी एक्स में जैसे मान लीजिए आप ऐसा दिखा रहे हो, तो ये पॉजिटिव लोब और ये निगेटिव लोब, ये केवल साइंस है ना. यहाँ पर ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम हो गई है, यहाँ पर ऐसा नहीं है. ये केवल प्लस एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस समझ लो है, उसके बेसिस पे आपने प्लस और माइनस इंडिकेट कर दिया. तो हम लोग ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग ये प्लस प्लस के बेसिस पे, माइनस माइनस के बेसिस पे फिर दिखाएंगे कि जब प्लस माइनस लोब्स इंटरैक्ट करते हैं तो फिर वो जीरो ओवरलैपिंग की तरफ चला जाए. वो सब का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. बट अभी जो डिस्कशन इसके बाद हमको करना है, बिकॉज हमको पहले बेसिक मॉलिक्यूल्स का आइडिया ले लेना है. तो जैसे अभी हमने छोटे छोटे केसेस किए और स्ट्रक्चर्स अपनी मर्जी से बना दिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स जिसके बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर. तो लास्ट लेक्चर में देखो लुईस सिंबल्स मैंने आपको बताए थे, है ना, एटम्स के ऊपर आपने डॉट्स रखे हुए थे. तो उन सब का डिस्कशन थोड़ा सा डिटेल्ड में रूल वाइज करेंगे. तो मेरे ख्याल से अभी आप ब्रेक ले लो, फिर हम लोग इसका पूरा डिस्कशन एक साथ करेंगे. ठीक है.